अग्रिमा अपनी हिचकिचाहट के चलते अर्जुन की इन बातों का समर्थन भी नहीं कर पाई। उसने कभी किसी से इस तरह की बातें नहीं की थी, तो वो चुप थी। अर्जुन ने अपने ही फ्लो में कहा, और उसके पापा अगर उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं दिया तो वो अगली बार फिर से कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। और मैं रोज रोज इन सब चीज़ों के लिए खाली नहीं हूँ, तो बस एक झटके में सब निपटना है मुझे। वैसे भी ये सब खत्म करने के बाद मुझे सनशाइन से भी बात करनी है। अग्रिमा के जहन में एक बार फिर अर्जुन की सनशाइन आ गई। उसने अर्जुन से कहा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सब तो आप 2 दिन में ही खत्म कर देंगे, तो शायद आपकी शादी की न्यूज़ जल्दी ही दोबारा देखने को मिल सकती है टीवी पर। अर्जुन मुस्कुरा उठा और बोला, बिल्कुल, और इस बारे ये न्यूज़ मैं खुद मीडिया को दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। सबसे पहले अथर्व की लाइफ सेट करनी है, फिर नीतिशा का चैप्टर खत्म करना है, और फिर घर वालों को सनशाइन के लिए मनाना है। फिर कहीं जाकर सनशाइन से बात करूंगा। अग्रिमा अर्जुन की प्लानिंग सुनते हुए बोली, आप पहले भी उससे बात कर सकते हैं। हो सकता है आपके घर वालों को वैसे ही पसंद आ जाए, आपको ज़्यादा मेहनत ही न करनी पड़े। अर्जुन ने बेख्याली में ही कहा, पसंद तो वो पहले से ही सबको है। पर अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब वैसे तो वो सबको पसंद है, पर शादी के लिए भी तो सबको मनाना पड़ेगा ना। अग्रिमा मुस्कुरा दी और कुछ कहने को हुई तो उसे अपने फ़ोन की आवाज़ सुनाई दी। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो फ़ोन पर फ्लाइट के टाइम का अलार्म बज रहा था। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे बता दीजिएगा, और शाम को 4 बजे मेरी फ़्लाइट है, आपको भी कबीर से मिलना चाहिए। अर्जुन ने अपनी भव्य चढ़ाते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? अग्रिमा अर्जुन के सपाट लहजे पर मुस्कुराते हुए बोली, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, आप तो बहुत समझदार हो। अर्जुन अग्रिमा को ठीक देखकर खुद भी काफ़ी ठीक था और खुश भी। उसने अग्रिमा को एक गहरी नज़र से देखा और बोला, तकरीबन 10-15 दिन बाद से तुम्हें मेरी शादी की खबर से परेशान नहीं होना पड़ेगा। अग्रिमा की आंखों में सवाल देखकर अर्जुन ने उससे कहा, इतने सालों से इस बात को लेकर परेशान थी, तो थोड़े दिन और सही, फिर तुम्हारी ये परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। अग्रिमा अब उससे क्या कहती कि अर्जुन की शादी, इससे उसको परेशानी खत्म कैसे होगी? इससे तो वो खुद खत्म हो जाएगी। आज सिर्फ शादी की खबर आई थी और उसका हाल खराब था। जब शादी होगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने तो बस अर्जुन के नज़रों में भरने के लिए उसे देखा, तो सामने खड़ा वो मुस्कुरा रहा था, और ये मुस्कान अग्रिमा के लिए, ये मुस्कान इस दुनिया में सबसे बेशकीमती चीज़ थी। अग्रिमा को तो यही लग रहा था कि अर्जुन की इस मुस्कान की वजह उसकी सनशाइन है, जिसको वो जल्द ही शादी की बात करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने अपने मन में ठान लिया था कि वो अब अग्रिमा को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएगा। वो अपने घर वालों से बात करेगा, उन्हें समझाएगा, सबको बताएगा कि वो अग्रिमा से बहुत प्यार करता है, और उससे बेहतर लड़की उसकी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकती। उसे यकीन भी था कि उसके घर वाले बिना किसी ना नुकुर के मान जाएंगे। बस डर था तो अनुपमा जी का। ये डर भी अनुपमा जी के ना मानने का नहीं था। अर्जुन की खुशी के लिए वो खुशी खुशी मान जाएगी, इस बात को लेकर अर्जुन को कोई शक नहीं था। पर वो दिल से मानेगी या अर्जुन का दिल रखने के लिए मानेगी, ये अर्जुन के लिए जानना जरूरी था। इसलिए उसने अग्रिमा से अभी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। अभी उसके उम्मीदें जताकर कहीं कल को कुछ ऐसा ना हो जाए जो अर्जुन ने सोचा ना हो। इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अग्रिमा को उसी हॉल में छोड़ दिया। अर्जुन नहीं चाहता था कि वो अभी अग्रिमा को सब बताकर उसे खुशी दे दे और बाद में कुछ अनचाहा हो जाए जिससे अग्रिमा को ज़्यादा दुख हो। पर अर्जुन इस बात से वाकिफ नहीं था कि किस्मत कुछ और खेल भी खेल सकती है। वहीं अग्रिमा अब भी एकटक अर्जुन को देख रही थी। वो तो जानती भी नहीं थी कि अब उसके बाद वो कब अर्जुन से मिलेगी या मिल भी पाएगी या नहीं। ये सोचते हुए उसकी आंखें झिलमिला गई। अर्जुन ने उसकी झिलमिल आंखों को देखी तो उसका काबू छूट
खुद से छूटने लगा। अग्रिमा से दूरी उसके लिए भी आसान नहीं होने वाली थी और अब अग्रिमा की नम आंखें उस आने वाली दूरी को और ज़्यादा मुश्किल बना रही थी। वो चलकर अग्रिमा के पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें शायद बुरा लग रहा होगा कि मैंने तुमसे ना तो उन चारों लड़कों के बारे में कुछ पूछा और ना ही ये पूछा कि तुम्हारा कौन रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है, पर ये मैं सब सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं पूछना चाहता। अभी के लिए बस इतना कह सकता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम में बिना किसी हिचक के बस एक बार कॉल कर देना, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो या कुछ और। सोचना या हिचकिचाना मत। तुम्हारे रिलेटिव की भी पूरी डिटेल अभी नहीं जाननी मुझे, क्योंकि जिस परिवार की वजह से मेरी बुआ और फैमिली ने इतना कुछ सहा है, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। अग्रिमा ने अर्जुन से कहा, मैं भी तो उसी परिवार से हूँ। अर्जुन अब एक कदम आगे आया और बोला, तुम उस परिवार से थी मुझसे शादी होने के पहले, और वैसे भी तुमने कहा था ना तुम सिर्फ अग्रिमा हो, अग्रिमा मलिक या अग्रिमा अर्जुन प्रताप सिंह नहीं। और मैंने उस पंचायत में कहा था कि मैं ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अग्रिमा हमेशा की तरह आज भी नहीं कह पाई कि उसे अर्जुन की मदद की नहीं, उसके साथ की ज़रूरत है, लेकिन अर्जुन ने आज सब कुछ शायद उसकी आंखों में पढ़ लिया था। तेरे दिल की तो मैं हमेशा से जानता था, पर आज तो तेरी आंखें भी मेरे सीने में छुपना चाहती है। अर्जुन अग्रिमा की आंखों को साफ साफ पढ़ते हुए आगे आकर उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और गहनता से उसे देखता रहा। इस बार अग्रिमा ने भी ना अपनी नजरें फेरी और ना ही झुकाई। अर्जुन की गहरी काली आंखों से उसे अपना अक्स नजर आ रहा था। अर्जुन ने हौले से अग्रिमा के सिर के पीछे हाथ रखकर हथेली के दबाव से उसे अपने नज़दीक किया और उसके सिर को अपने सीने से सटा दिया। अग्रिमा ने भी आज खुद को दूर करने की जरा भी कोशिश नहीं की, बल्कि अपने चेहरे को अर्जुन के सीने में छुपाते हुए आंखें बंद कर ली। उसे ज़रूरत थी इस सवाल की आज जो उसे अर्जुन से मिल रहा था। आंखें भर आई थी, पर जो आंसू आंखों से बाहर आने को उतावले थे उसने उन्हें बाहर आने से मना कर दिया। अर्जुन जानता था कि अग्रिमा की करीबी उसके जहन को सुलगा देगी, लेकिन इस बार उसने खुद को नहीं रोका और अग्रिमा को अपने दोनों हाथों से अपने आगोश में समेट लिया, जिसे महसूस करते ही अग्रिमा का शरीर कांप उठा। उस कंपन का अर्जुन को भी अच्छे से भान हुआ। करीब वो डांस करते वक्त भी आए थे, पर वो हालत अलग थे, वो माहौल अलग था। उस वक्त वो उन्हें करना पड़ रहा था, इस वक्त वो यही करना चाहते थे। दोनों के दिल की धड़कनें इस वक्त धीमी हो गई थी। अग्रिमा ने भी एक बार को अपने हाथ उठाकर अर्जुन की पीठ पर रखने चाहे, पर वो हिम्मत नहीं कर पाई और आंखें बंद किए अर्जुन की बाहों में खड़ी थी। अर्जुन को भी ये एहसास हुआ तो उसने बिना अलग हुए अग्रिमा से कहा, ये पल दोबारा न जाने कब नसीब होगा, तो तुम्हें इजाज़त है इस पल को खुलकर जीने की। सब भूल कर बस इतना याद रखो कि मैं वो लड़का हूँ जिससे तुम्हारी शादी हो चुकी है। अग्रिमा भी अब खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपने हाथों से अर्जुन की पीठ पर बांध दिया और अर्जुन ने अब मुस्कुराते हुए उसे खुद से और ज़्यादा समेट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था इस वक्त वो रोकर अपने दिल का गुबार बाहर निकाल ले या इस वक्त वो खुशी से नाच उठे, पर फिर उसने कुछ न करते हुए बस अर्जुन पर अपनी पकड़ हल्की सी कस दी। अर्जुन ने अग्रिमा के पकड़ को महसूस कर उसने भी उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसको बालों पर शिद्दत से चूम लिया। 2 पल बाद उससे अलग होकर बिना उसकी तरफ देखे कमरे से बाहर चला गया। अग्रिमा वहीं खड़ी रही और अर्जुन कुछ दूर आगे जाकर दीवार से सहारा लेकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड दोनों बिना किसी भाव के खड़े रहे, पर फिर दोनों ही उस पल को याद कर मुस्कुरा उठे। अर्जुन ने अपनी सीने पर 2 बार थपकी दी और वापस अपने पेरेंट्स के पास चला गया। अग्रिमा ने भी अपनी हाथों को देखा जो कुछ देर पहले अर्जुन को थामे हुए थे। उसने खुद की हथेलियों को चूम लिया और जल्दी जल्दी सामान बैग में रखने लगी। अथर्व ने भी
जाकर अस्पताल में वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी से बात की और शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया। उसके बाद वो अदिति के घर के लिए निकल गया। एड्रेस उसने अस्पताल के रिकॉर्ड से लिया था। अदिति का घर चंडीगढ़ से कुछ दूरी पर एक छोटे से कस्बे में था। अथर्व के साथ उसके गार्ड्स थे तो उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई घर ढूंढने में। अदिति के घर पहुंचकर उसने देखा कि ये एक बहुत ही पुराने स्टाइल का बना हुआ घर है, जिसमें दरवाजे के आगे ही एक बड़ा सा आंगन था। अंदर बरामदे के एक तरफ रसोई, पिछले 3-4 कमरे और दूसरी तरफ बाथरूम था। अथर्व ने गार्ड्स को पीछे रहने का इशारा करते हुए मेन गेट पर नॉक किया, पर कोई जवाब नहीं आया। दरअसल उसने गेट को बहुत ही धीमे से नॉक किया था, जिसकी वजह से अंदर बैठे लोगों को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसने गेट को हल्का सा हाथ लगाया तो गेट खुल गया और अथर्व अंदर चला गया। गेट में कदम रखने के बाद उसने देखा कि सामने बरामदे में एक सज्जन व्यक्ति और एक औरत बैठे थे, जिन्हें देखकर अथर्व ने अंदाजा लगाया कि यह अदिति के माता पिता हो सकते हैं। वो दोनों ही एक अनजान लड़के को घर पर देखकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगे। अथर्व ने आगे हाथ बढ़ाकर हाथ जोड़कर दोनों को नमस्ते किया तो तेजी से अनजान व्यक्ति की आवाज़ सुनकर अदिति और अदिति भी बाहर आ गई। अदिति के पिता ने अथर्व से पूछना चाहा कि आप कौन हैं। उससे पहले ही अदिति ने हैरानी से कहा, अथर्व तुम यहाँ। अथर्व ने अदिति को देखा तो वो एक सिंपल से कुर्ता प्लाजो में खड़ी थी। कई बार रोने से मुरझाया हुआ चेहरा, बालों ना मेसी बन और कोई आकर्षक नहीं, फिर भी अथर्व की नज़रें एक पल को उस पर ठहर गई थी। सबकी मौजूदगी के भान से उसने अपनी नज़रें हटाकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? क्या अदिति द्वारा अथर्व को नाम से बुलाने से उसके माता पिता को समझ आ गया कि ये वही लड़का है जिसके साथ आज अदिति अखबार में फ़ोटो आई है? उसके पिता गुस्से में सोफे से उठते हुए बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अथर्व को भी फूलों से अपने स्वागत की उम्मीद नहीं थी। वो जानता था कि किसी लड़के के पेरेंट्स ऐसी हालत में कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहा, अंकल प्लीज़, मैं यहाँ बस आप लोगों से बात करने आया हूँ। अथर्व का नरम रवैया देखकर अदिति के माता पिता ने उसे सामने सोफे पर बैठने को कहा, लेकिन उनके व्यवहार में अभी भी कोई अपनापन नहीं था। अथर्व ने सोफे पर बैठते हुए कहा, अंकल मैं आप दोनों से माफ़ी मांगने आया हूँ। दरअसल किसी ने मुझसे या अर्जुन से दुश्मनी निकालने के लिए यह सब किया और अनजाने में ही आपकी बेटी इन सब में शामिल हो गई। अभी तक अदिति ने आप दोनों को यह तो बता ही दिया होगा कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा अखबार या फिर खबरों में दिखाया जा रहा है। अंकल मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करके सब कुछ ठीक कर दूंगा और उसके बाद कोई आपकी बेटी पर उंगली नहीं उठा पाएगा। अदिति के पिता ने अथर्व की बात सुनकर हल्के से गुस्से में कहा, क्या ठीक कर दोगे तुम? हमारी जो बदनामी हुई है क्या उसे ठीक कर सकते हो? अरे तुम क्या जानो, बेटी का पिता होने के नाते आज मुझे क्या क्या सुनना पड़ा है। तुम्हारी दुश्मनी के चक्कर में मेरी बेटी का रिश्ता तक टूट गया है। अथर्व को कुछ जवाब न देते देख अदिति की मम्मी ने कहा, बेटा हम आप जितने बड़े लोग नहीं हैं, हमें हर छोटी बात से फ़र्क पड़ता है। आपके लिए अखबार वालों को सच बताना सब ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ के कोई छोटी बात नहीं बल्कि हमारी बेटी की इज्जत की बात है। अथर्व अब सोफे से उठकर अदिति की मम्मी के पास आया और उनके पास बैठकर उनसे बोला, आंटी बड़े लोगों के लिए भी ये कोई छोटी बात नहीं है, वरना मैं अपने दोस्त की शादी छोड़कर आज ही यहाँ नहीं आता, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता और ना ही आपसे मिलने आता। आंटी मेरे पेरेंट्स ने मुझे लड़कियों की इज्जत करना सिखाया और अगर आपकी बेटी की और आप सबकी इजाज़त हो तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अथर्व की बात सुनकर सब उसे हैरानी से देख रहे थे और सबसे ज़्यादा हैरानी तो अदिति को हो रही थी। उसे यकीन ही नहीं आया था कि अभी अभी अथर्व ने क्या कहा। वो झट से अथर्व के सामने आई और बोली, अथर्व ये तुम?
अदिति को देखते ही अथर्व अपनी जगह से खड़ा हो गया। एक पल सोचने के बाद उसने अदिति से कहा, अदिति, मैं सब कुछ सोच समझ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी और तुम्हारे पेरेंट्स की मर्जी पहले होगी। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ या तुम किसी और को पसंद करती हो, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप सब एक बार इस बारे में सोच सकते हैं। अदिति ने किसी के भी कुछ बोलने से पहले ही कहा, था जब हमारे बीच ऐसा कुछ था ही नहीं, तो ये शादी एंड ऑल इन इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज प्रॉब्लम है, सब हमारे बारे में बात करें, लेकिन 1-2 दिन में सब ये भूल जाएंगे। और रही बात मेरे रिश्ते की, तो अभी से बात चल रही थी और आज वाली न्यूज़ देखकर उन्होंने बात करने से मना कर दिया। वैसे ये अच्छी बात है कि उन्होंने मना कर दिया। ऐसे लोगों से मैं खुद भी रिश्ता रखने में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, तो तुम्हें अपनी लाइफ खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अथर्व ने अपनी नज़रें अदिति पर गड़ाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे शादी करने के बाद मेरी लाइफ खराब हो जाएगी? अदिति ने अथर्व को घूर कर देखा तो उसने अदिति को इग्नोर करते हुए उसके पापा की तरफ घूमकर उससे कहा, अंकल, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप लोग भी आराम से सोच समझकर फैसला ले सकते हैं। अदिति की मम्मी ने अथर्व को देखते हुए कहा, आप ये सब कह तो रहे हैं, पर आपका परिवार, क्या वो लोग हमारी हैसियत जानकर हमसे रिश्ता जोड़ने को तैयार हो जाएंगे? और आज अगर आपकी जिद या खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर भी दी, तो क्या गारंटी है कि शादी के बाद अदिति को उसके मायके की हैसियत के लिए बातें नहीं सुनाई जाएगी? अथर्व ने शांति से पूरी बात सुनी और फिर उनसे कहा, आंटी, आप ये सब सोच रही हैं, तो क्या मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? अदिति की मम्मी ने हैरानी से अथर्व को देखा, कैसे उसने बातों का रुख मोड़कर अपनी तरफ कर लिया। अथर्व ने उनके रिएक्शन को देखकर हल्का सा हंसते हुए कहा, आंटी, मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना इस रिश्ते से, और ना ही उन्हें सिर्फ एक ऐसी लड़की चाहिए होगी जो मेरी फैमिली के लिए एक अच्छी बहू बन सके। एंड आई एम श्योर कि आपने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। और रही बात शादी के बाद की, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपकी बेटी को मेरे घर कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी फैमिली को बहू चाहिए आंटी, पैसे नहीं। और कोई भी बात होने से पहले मैं आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगा और उनसे मिलकर आपको पक्का समझ आ जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। पर इन सब बातों का तो अभी कोई मतलब है जब आप अंकल और अदिति इस बारे में सोचेंगे। जाहिर है कि अदिति के पेरेंट्स को अथर्व में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी। अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, और साथ ही इस शादी से उनकी बेटी के दमन पर लगा ये हल्का सा चीट भी धुल जाएगा। लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ शंकाएं थी। आखिर इतने बड़े परिवार से रिश्ता जोड़ने से पहले बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी सोचना पड़ता है, और अदिति का परिवार तो समाज के मध्यम वर्ग से ताल्लुक़ रखता है। अदिति के माता पिता अभी सोच में थे कि अदिति ने अथर्व से कहा, अथर्व, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम प्लीज़ समझो, हम दोनों में कोई मैच नहीं है। अथर्व को अदिति की मैच वाली बात सुनकर कुछ खास अच्छा नहीं लगा, तो उसने अदिति के पिता की तरफ रुख करते हुए कहा, अंकल, क्या मैं 2 मिनट अदिति से बात कर सकता हूँ? अदिति के पिता ने उसकी मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया, और उन्होंने अदिति को भी इशारा कर दिया कि वो अथर्व को अपने कमरे में ले जाए। अदिति ने जाते हुए अदिति से कहा, अदिति, चाय बना दे यार। अथर्व ने हल्के फुल्के से अंदाज में अदिति का ताना मारते हुए कहा, शुक्र है तुम्हें याद तो आया कि घर आए इंसान को चाय भी पूछनी होती है, खासकर जब वो दोस्त। अदिति ये सुनकर सकपका गई तो अथर्व ने फिर से हंसते हुए कहा, चलो आज पिला दो अपनी बहन के हाथ की चाय, शादी के बाद सिर्फ तुम्हारे हाथ की पीऊँगा। ये कहकर उसने अदिति को देखकर अपनी राइट आई ब्लिंक की और मुस्कुराते हुए सामने वाले कमरे के अंदर चला गया। वहीं अदिति तो अथर्व की इस हरकत पर शॉक्ड होकर उसे जाते हुए देखती रही। अग्रिमा भी तैयार होकर एयरपोर्ट निकलने से पहले एक बार कबीर और प्रेरणा से मिलने चली गई। उसने उन दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और अलविदा बोलकर वहां से निकल गई। जैसे ही वो अपने कमरे से सामान लेकर अपने कैब के लिए बाहर निकलने लगी, उसकी नज़र प्रताप परिवार पर पड़ी, जो शायद चंडीगढ़ के लिए निकल रहे थे। उसने अपनी नज़र हटानी चाही थी,
कि अनुपमा जी पर उसकी नज़र पड़ी तो जो उसे ही देख रही थी। अग्रिमा उनको देखकर फीका सा मुस्कुराई और वहां से चली गई। वो पार्किंग में अपनी कैब के पास पहुंची तो देखा अर्जुन वहां कुंज के साथ अपने गार्ड्स के साथ खड़ा कुछ डिस्कस कर रहा था। हल्के आसमानी रंग की शर्ट और नेवी ब्लू पैंट में वो बहुत ही ड्रेसिंग लग रहा था। चेहरे पर हुआ और बात करने का अंदाज उसे सबसे निराला बनाता था और देखने वालों को उसके चेहरे पर अलग ही तेज नजर आ रहा था। अग्रिमा की नजरें भी उस पर रुक गई थी। अर्जुन को उन सब से बात करते हुए ही किसी की नज़रों का एहसास खुद पर हुए तो उसकी आंखों की पुतलियां बेचैनी से इधर उधर हुई। उसने तुरंत नज़र घुमाई तो सनशाइन को देखकर आंखों की बेचैनी तो खत्म हुई ही, साथ ही दिल को भी सुकूनियत का एहसास हुआ। पर सबके सामने अर्जुन ने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। उसकी नज़रें चारों तरफ थी और वो देख सकता था कि सुबह से ही कुछ पत्रकार अर्जुन के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने अग्रिमा को देखकर बिना कुछ कहे अपनी पलकें एक बार झपकाई तो अग्रिमा उसे अपनी नज़रों से भरकर कैब में बैठ गई। आंखें बंद करके भी उसे अर्जुन का चेहरा ही नजर आ रहा था। वहीं अर्जुन ने एक लंबी सांस के साथ अग्रिमा की गाड़ी को जाते हुए देखा और फिर से गार्ड्स को कुछ समझाने लगा। कुंज को अर्जुन की हरकतें अब परेशान करने लगी थी। अर्जुन ने उसे अग्रिमा पर नज़र रखने को कहा था। मेहंदी वाले दिन भी अर्जुन और अग्रिमा साथ थे, फिर अर्जुन का अग्रिमा के साथ डांस करना, और आज भी उसने अर्जुन को अग्रिमा की जिस तरह से देखा कुंज सोच में पड़ गया। अथर्व और अदिति अब उसके कमरे में थे। अथर्व के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और अदिति के चेहरे पर हैरानी, लेकिन अब अथर्व ने उसे ज़्यादा परेशान न करते हुए उससे बैठने को कहा और उसके सामने बैठकर उससे पूछा, अदिति क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अदिति उसके सवाल पर हड़बड़ा गई और हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अथर्व ने एक बार फिर मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए रुमानियत से कहा, तो इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ? अदिति अब कुछ कह नहीं पाई। क्या कहती? अथर्व उसे पसंद है या नहीं? वो तो उसे तब से पसंद करती है जब पहली बार उसके हॉस्पिटल में आया था। कितनी ही बार उसे छुप छुप कर देखती थी। उसके डिपार्टमेंट में जानबूझकर चक्कर लगाती थी, सिर्फ उसे देखने और सुनने के लिए। अदिति को कुछ न बोलते देख अथर्व ने अब खुद को सीरियस किया और कहा, अदिति तुम क्या सोच रही हो, क्या चाहती हो? क्यों? कुछ भी, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगी। अदिति ने अब कुछ सोचते हुए कहा, अथर्व यू डिजर्व बेटर। अथर्व ने अदिति को नजरें चुराते हुए देखा। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ आते तुम्हारे लिए मेरे रिश्ता लेकर तो तुम्हारा जवाब क्या होता? अदिति का दिल वैसे ही अथर्व की बातों से धड़क रहा था और अब अथर्व का इस तरह उसे समझाना उसके अंतस को खुश कर रहा था। अदिति के लिए अथर्व के से शादी के लिए मना करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो अथर्व के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अथर्व जैसे शालीन सौम्य धैर्यवान व्यक्तित्व वाला और आत्मनिर्भर लड़के को उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लड़की मिलना चाहिए। उसका ये सोचना शायद उन दोनों के परिवारों के फाइनेंशियल स्टेट्स में अंतर की वजह से भी था। अथर्व भी कहीं न कहीं ये समझ रहा था, इसलिए उसने अदिति से कहा, अदिति थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ यार, मैं कौन हूँ, मेरा परिवार, बस एक छोटी सी बात सोचो, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे बीच चाहे कुछ ना हो, लेकिन आज की न्यूज़ की वजह से हर कोई अब हमें अलग नज़र से देखेगा। मैं कहूँ तो सबको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जब मैं भी अपने स्वार्थ के चलते सबको अपनी तरह से जवाब देना चाहता हूँ। अदिति ने अपनी नज़रों में सवाल लेकर अथर्व को देखा तो अथर्व ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अगर ये सब नहीं होता तो मेरे पास कोई बहाना नहीं होता तुमसे शादी करने के लिए, कैसे पूछता? अब मेरा स्वार्थ मुझसे कह रहा है कि मैं आज शाम की कॉन्फ्रेंस में तुम्हें सबके सामने अपनी मंगेतर के तौर पर सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊं और सबके मुंह बंद कर दूं, क्योंकि ये जानने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत बोलने की। अदिति ने अथर्व के शक भरे लहजे में पूछा, क्या हम कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने जा रहे हैं? अथर्व का दिमाग अब खराब होने लगा था। वो कब से इस पागल लड़की को क्या कह रहा था और इसने क्या समझ लिया है? वो अब अपनी जगह से उठा और उसने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा,
इनफ अदिति, मैंने तुमसे क्या कहा है और तुम क्या समझ रही हो? क्या मैंने तुमसे किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात की? मैंने बहुत ही साफ शब्दों में तुमसे कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और पर तुम्हारे पास तो अपने बे मतलब के आर्गूमेंट्स है। जितना मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा नाम खराब हो रहा था और मैं इसकी जिम्मेदारी हर तरह से लेने के लिए तैयार हूँ, तुमसे शादी करने को भी। और अगर तुम ना हाँ कहती हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल शादी होगी, एक अरेंज मैरिज की तरह। लेकिन अब मैं और कुछ नहीं कहूँगा, तुम अपना फैसला लेने को आज़ाद हो। मैं शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको सच बता दूंगा। अथर्व ये कहकर कमरे से बाहर निकल आया और खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, एक अर्जुन क्या कम था जो ये भी इतनी कॉन्फिडेंट है। कुछ भी इजी वे में पसंद ही नहीं है दोनों को। अथर्व कमरे से बाहर निकल गया तो अदिति को ये एहसास हुआ कि उसने ये कितना गलत किया। अथर्व तो उसकी और उसके परिवार की मदद के लिए ही आया था और उसने उससे किस तरह से बात की और उसके नेक इरादों पर भी शक किया। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो भी तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि एक दिन अथर्व खुद उससे शादी के लिए सामने से पूछेगा। वो अथर्व के पीछे पीछे उठकर बाहर आई तो देखा कि अथर्व उसके पापा के पास बैठा था और उनसे कह रहा था, अंकल, अदिति का जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस खबर की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरे पेरेंट्स भी आप सब से मिलने आ जाएंगे। आपको जो भी फैसला हो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। इतना कहकर उसने 1 सेकंड का पॉज लिया और फिर बोला, अब मुझे चलना चाहिए। तब तक अदिति चाय लेकर आ गए। उसने चाय की ट्रे अथर्व के पास रखी तो उसने आराम से कहा, थैंक यू अदिति, लेकिन चाय अगली बार के लिए ड्यू रही। अथर्व घर से बाहर जाने के लिए जैसे ही आंगन में आया, अदिति उसके पास से लगभग भागते हुए आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अथर्व ने उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा, क्योंकि अब वो और कुछ कहना नहीं चाहता था। अदिति ने उसे देखकर कहा, अथर्व, सुबह जो भी न्यूज़ आई हो, हम दोनों जानते हैं कि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था और ना ही मुझे ऐसी कोई उम्मीद थी कि तुम एकदम से मुझसे शादी के लिए पूछोगे। सच कहूँ तो मुझे अभी तक भी यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे शादी के लिए पूछा है। ये सब मेरे लिए एक सपने जैसा ही है। शायद इसलिए मैं ऐसा रिएक्ट कर रही हूँ क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि तुम मुझ पर दया दिखा रहे हो, या बस मुझे यकीन नहीं हो रहा। अदिति अब अपने नेचर से के हिसाब से झुंझला उठी थी। अथर्व को भी अदिति का रिएक्शन कुछ कुछ समझ में आ रहा था, पर फिर उसने एक पल को खुद को शांत करके अदिति की आंखों में देखते हुए बहुत ही प्यार से कहा, अदिति, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि ये न्यूज़ इस शादी का बेसिक बने। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, जो तुम मुझे बाकी लड़कियों से अलग लगती हो। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। और यह कहकर वो अपने एक घुटनों के बल प्रपोज करने के अंदाज में जमीन पर बैठ गया और अपना एक हाथ अदिति के सामने करते हुए उसने अदिति से कहा, मैं तुमसे यह आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किसी खबर की वजह से नहीं, किसी जिम्मेदारी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अदिति अब और कुछ नहीं बोल पाई। सब शक अब खत्म हो गए थे और दिल में यकीन का दिया अब जल गया था और उसने सिर्फ आंखों में आंसू लाते हुए अथर्व के हाथ में अपना हाथ रखा और हामी अपना सर हिला दिया। अथर्व का मन तो हुआ कि वो उठकर उसे अपने गले से लगा ले, लेकिन उसके माता पिता और अदिति की मौजूदगी की वजह से रुक गया। उसने अदिति का हाथ नहीं छोड़ा और वो उसे कस के पकड़े हुए ही जमीन से उठा और उसके हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस शादी को दिल से निभाऊंगा, अपनी सारी जिम्मेदारियां, सारे फर्ज निभाऊंगा। तुम मुझे इतना तो जानती हो ना कि मैं अपनी कई बातों से पीछे नहीं हटूंगा और इतना बुरा लड़का भी नहीं हूँ यार कि तुम रोने लग गई हो। अथर्व की आखिरी लाइन सुनकर अदिति रोते रोते भी हंस पड़ी और अदिति ने तालियां
बजाते हुए कहा, क्या बात है जीजाजी, मुझे तो लगा था दी नहीं मानेगी, लेकिन आपने तो मना ही लिया। अदिति के मुंह से जीजाजी सुनकर अथर्व ने उसे एकदम से देखा, पर फिर अगले ही पल वो मुस्कुरा दिया। अथर्व को अब एहसास हुआ कि वो अदिति के घर में खड़ा है, तो वो उसका हाथ पकड़े हुए ही उसकी मम्मी पापा के पास गया और उन दोनों के पैर छू दिए। अदिति के मम्मी पापा ने भी नम आंखों से अथर्व के सिर पर हाथ रखा और ढेरों सारे आशीर्वाद दिए। अदिति की मम्मी के आशीर्वाद सुनकर उसे पाने पेरेंट्स की याद आई और उसने वहीं बैठे बैठे अर्जुन को फ़ोन मिला दिया। अर्जुन ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो अथर्व ने तुरंत बस इतना ही कहा अर्जुन, और अर्जुन ने उसकी खुशी उसकी आवाज़ से ही महसूस करते हुए उससे कहा, मैं जानता था तू ये कर लेगा। मेरे भाई को कोई लड़की ना कह ही नहीं सकती और मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। आई होप कि जो फैसला तूने लिया है वह तेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला हो। आई कांट वेट यू हग यू ब्रदर। अगर अर्जुन को इतना खुश देखकर बाकी सब ने उसकी तरफ देखा तो अर्जुन ने अथर्व को बाद में बात करने को कहा और बताया कि वो बस बेंगलोर से निकल ही रहे हैं। उसके बाद अर्जुन ने सबको बता दिया कि अथर्व अदिति से शादी करना चाहता और उसके लिए उसने अदिति से पूछ भी लिया है। अर्जुन को लगा था कि उसके मॉम डैड एक बार को तो टिपिकल पेरेंट्स की तरह बिहेव करेंगे और कहेंगे कि अथर्व को कम से कम एक बार उन्हें सब बताना तो चाहिए था, पर अपने पेरेंट्स को खुशी मनाते देख उनके नॉर्मल रिएक्शन को देखकर अर्जुन की आईब्रो आपस में जुड़ गई। उसने आनंदी जी से कहा, मम आपको ऐसा नहीं लगता कि अथर्व को एक बार आप लोगों से बता देना चाहिए था कि वह अदिति से ऐसी बात करने वाला है। अर्जुन को हमेशा ही डांट पड़ती थी कि वो कुछ भी घर पर बता कर नहीं करता और बाद में आकर सबको बताता है कि उसने ऐसा कर दिया है। इस बार उसे अच्छा मौका मिला था अथर्व को डांट पड़वाने का, लेकिन ये क्या। अजय जी और आनंदी जी अर्जुन की बात पर हल्का सा हंसते हुए बोले, वो तू है जो बिना बताए सारे काम करता है। अथर्व ने फ़ोन करके पहले ही हमें सब बता दिया था। यह सुनते ही अर्जुन ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। मैं डेम श्योर कि यह कल अगर हनीमून पर भी जाएगा तो भी आप लोग ही इसे जगह डिसाइड करके दोगे। और अर्जुन की बात सुनकर सब हंस पड़े। अर्जुन के परिवार के किसी भी सदस्य को अथर्व के इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं थी। अथर्व ने यह फैसला अदिति के घर पर बताने से पहले अपने दादा दादी तक से भी बात कर ली थी और उन्हें भी अदिति के पेरेंट्स की स्टेटस या फाइनेंशियल कंडीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ एक कार्तिक जी ही थे जिन्हें यह रिश्ता कुछ खास समझ में नहीं आया था। उन्हें लग रहा था कि अदिति का परिवार उनके लेवल का नहीं है, लेकिन वो कुछ इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वह कुछ कहेंगे तो उनकी इमेज गलत बन जाएगी। क्योंकि उनके हिसाब से तो अथर्व ने यह फैसला सिर्फ आज सुबह की न्यूज़ की वजह से और अदिति को किसी भी बदनामी से बचाने के लिए लिया था।